हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 13 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद यू, राइट। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसने बोला है the bending of shoot tip towards light is known as, question is what, question क्या है हमारे पास, the bending of shoot tip towards light, ये सभी जानते हैं आप, है ना। लाइट की तरफ शूट टिप बेंड कर जाती है, इसे आप क्या कहेंगे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। A. Geotropism, B. Phototropism, C. Chemotropism and D. Hydrotropism. It's obvious कि बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट की बात कर रहा है, तो लाइट की तरफ अगर बेंडिंग शूट होता है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, है ना। एंड दिस फोटोट्रोपिज्म, एक क्वेश्चन और मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूं, दिस फोटोट्रोपिज्म प्रमोटेड बाय ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट यू कॉल्ड ऑक्सिन। तो यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म विल बी राइट आंसर। इफ दिस शूट विल बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म, इसे आप फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अनपेयर्ड, इसमें से कौन सी ग्लैंड अनपेयर्ड है, एड्रेनल, टेस्टिस, पिट्यूटरी या फिर ओवरी, जो कि अनपेयर्ड ग्लैंड है। देखिए एड्रेनल ग्लैंड 1 पेयर किडनी पे लोकेटेड होती है, दैट इज पेयर्ड, ठीक है, क्योंकि किडनी पेयर्ड है तो एड्रेनल ग्लैंड भी पेयर्ड है। टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, ओवरी भी 1 पेयर होती है, लेकिन जो ऑप्शन सी है पिट्यूटरी इज ओनली सिंगल ग्लैंड, दैट इज अनपेयर्ड ग्लैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ग्लैंड इज अनपेयर्ड, अनपेयर्ड ग्लैंड वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो है अनपेयर्ड ग्लैंड, ठीक है, दिस इज सिंगल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन फोरब्रेन एरिया एंड दैट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 रीजन्स होते हैं, 2 लोब्स होती है पिट्यूटरी की, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन। तीसरा बर्थ हार्मोन, राइट, बर्थ हार्मोन की बात कर रहा है। बर्थ हार्मोन को आप पार्चुरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और द प्रोसेस ऑफ बर्थ दैट यू कॉल्ड पार्चुरेशन, तो इसको पार्चुरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं, बर्थ हार्मोन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है प्रोलैक्टिन ए, बी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन एडीएच एंड डी ऑप्शन एफएसएच। तो यहाँ पे जो बर्थ हार्मोन कहा जाता है वो ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। आप किसको कहते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा, वो होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को आप बर्थ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है, प्रेगनेंसी जो पीरियड है दैट इज फॉर 9 मंथ, एंड व्हेन दिस 9 मंथ पीरियड विल बी कंप्लीटेड, तो यूटेरस में क्या होगा कि यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करता है। इसका जो प्राइमरी रोल है वो कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, खासकर स्मूथ मसल्स। यूटेरस मसल भी एक स्मूथ मसल है, तो बिना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के चाइल्ड की डिलीवरी ही पॉसिबल नहीं है। बिना यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बच्चे का जो पैदा है, यानी कि बच्चा जो पैदा होता है, यानी कि बर्थ विल नॉट बी पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज प्राइमरीली बर्थ हार्मोन, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से द फीटस और द बेबी विल बी डिलीवर्ड आउट आफ्टर द फुल टर्म, आफ्टर द 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट विल बी डिलीवर्ड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, बिकॉज दैट इंड्यूस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने का काम करता है, राइट। इसके बाद अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज
इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है ये आपको बताना है। इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज। इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं कि इंसुलिन एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है ना। मैंने आपको बताया था पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में। पैनक्रियास ग्लैंड एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इस ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, दूसरा एंडोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन 99% होता है एंड दैट एक्सोक्राइन पोर्शन secrete the enzymes and these enzymes helps in digestion of food, right? इसके अलावा जो एंडोक्राइन पार्ट है दैट इज ओनली 1%, ठीक है। और उसमें दो इंपॉर्टेंट सेल होती है, एक अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। और जो बीटा सेल होती है वो रिलीज करती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रखने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है इंसुलिन की वजह से। अगर इंसुलिन की कमी है बॉडी में, इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पाता है, तो ये ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने की वजह से पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस की प्रॉब्लम हो जाती है, मधुमेह शुगर का वो पेशेंट हो जाता है। तो इंसुलिन अगर वहाँ पे नहीं निकलता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल बढ़ जाने की वजह से डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। अबाउट डायबिटीज आई ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज, इसकी वजह से क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस। ये तो सीधा सा आंसर मैंने आपको बता दिया, डायबिटीज मेलिटस ये इंसुलिन की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है आपको, ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिडस। ये इसकी वजह से नहीं होता है। डायबिटीज इंसिपिडस की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच हार्मोन, है ना, उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्रेटिनिज्म अलग है, ये थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो डायबिटीज मेलिटस है। वो कौन सी बीमारी है, दिस इज, याद रहे, इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और लिखवा देता हूँ, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब आता है ना, ये पॉइंट आप लिखिएगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को, एवरी ईयर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is about World Diabetes Day। 14 नवंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड डायबिटीज डे को, ठीक है। दैट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर, ठीक है। 14 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो 5th क्या है, अंदर क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी,
ठीक है, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी में दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच लाई अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट लाई अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। अभी पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें जो मेन सेल्स होती हैं, जो मेन फंक्शनल यूनिट है, राइट, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट नर्वस सिस्टम की मानी जाती है, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है न्यूरॉन को। ये तो हो गया आंसर कि न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम में माना जाता है। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। इसमें डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, सिनेप्टिक नोड, ये सब स्ट्रक्चर होते हैं। और ये मोस्ट एक्साइटेबल सेल ऑफ द बॉडी है। ये रिसीव करता है स्टिमुलाई को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस हैं जिनको आप स्टिमुलाई कहते हैं, उन स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करता है न्यूरॉन। तो ये फंक्शनल यूनिट तो है ही, साथ के साथ ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी है। ठीक है, ऑप्शन ए में नेफ्रॉन दिया है, नेफ्रॉन बिल्कुल गलत हो गया है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। बी में न्यूरॉन दिया है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन दिस। सी में साइटोन दिया है, साइटोन इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, दैट इज नॉट न्यूरॉन, दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ठीक, डी क्या है? एक्सोन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो फंक्शनल यूनिट आएगा वो एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, राइट, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। So this is about question number 5th. Now see another question. Question number 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दिया? Name the layers of brain from inside towards the outside. अंदर से बाहर की तरफ, एक outside to inside नहीं, अंदर से बाहर की तरफ। Name of layer brain from inside towards the outside. Name of layer of brain from inside to outside. So name of layers of brain from inside to outside. तो inside से outside की बात कर रहा है ये, from inside to outside. You know, हमारा जो ब्रेन होता है, the brain is protected by cranial box. Your brain is located, your brain is packed in the cranium. ये cranium है, पूरा रीजन क्या है? cranium. एंड इसको आप cranial box भी बोलते हैं। तो आपका जो cranial box है उसमें आपका ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ब्रेन एक सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है। किसी भी तरह की अगर ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो इसके रिकवरी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो कभी रीजनरेट नहीं करती है, डिवीजन नहीं करती। एक बार डैमेज हो गई नर्वस सिस्टम का कोई टिश्यू, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसका रिपेयरिंग बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये एक सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर। दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन, एंड दिस सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो आपकी बॉडी इसको नेचुरली प्रोटेक्ट करती है। जो क्रैनियल बॉक्स है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन में जो क्रैनियल बॉक्स के नीचे 3 लेयर्स होती हैं जिनको आप कलेक्टिवली कॉल्ड मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स में पाया मैटर, एरेक्नोइड एंड डूरा मैटर, ये 3 लेयर्स आती है मेनिंजेस में, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब इन तीनों लेयर में तो पता हो गया कि डूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर, ये तीनों लेयर मेनिंजेस कहते हैं इनको, और ये ब्रेन की लेयर्स हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब ये तीनों लेयर इनसाइड टू आउटसाइड बताना है आपको, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। तो पाया मैटर सबसे इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। इसके बाद है एरेक्नोइड। एरेक्नोइड जो है वो मिडिल लेयर होती है, इनसाइड टू आउटसाइड बताना आपको। ठीक है, और तीसरी जो लेयर है डूरा मैटर है, डूरा मैटर आउटसाइड। तो अंदर की तरफ पाया मैटर, बीच में एरेक्नोइड, और सबसे बाहर जो है वो डूरा मैटर होती है। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल 3 मेनिंजेस
जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है लेयर, इनसाइड टू आउटसाइड, सबसे अंदर की तरफ पाया मैटर, उसके बाद एरेक्नोइड एंड सबसे आउटसाइड ड्यूरा मैटर। ठीक, सो दिस इज अबाउट दीज थ्री मेनिंजेस का अरेंजमेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। Now see another question, question number 7 that I am going to discuss now. Question number 7. One of the following is not reflex action. इसमें से कौन सा reflex action नहीं है ये आपको बताना। रिफ्लेक्स एक्शन पता क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन दिस इज दिस सडन, autonomous and involuntary action of the skeletal muscles, right? And this is the mechanism which protect your body part. आपकी बॉडी पार्ट को विड्रॉ आप सडनली कर लेते हैं if your body part come in contact of any harmful object like extreme hot, extreme cold, right? या कोई पिनिंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पॉइजनस एनिमल है, उसके कांटेक्ट में अगर आपका कोई बॉडी पार्ट आ जाता है तो आप एकदम से सडनली उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये पूरी तरीके से इनवॉलंटरी है, ठीक है, यानी कि ये आपके सोचने पे डिपेंड नहीं करता है, एंड दिस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एंड यू डोंट नीड टू थिंक बिफोर डूइंग दैट एक्शन, यू विल डायरेक्टली डू बिकॉज यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए नी जर्क, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी कफिंग एंड ऑप्शन डी आईलिड क्लोजिंग। तो नी जर्क रिफ्लेक्स पता ही है आपको कि इफ एनी हार्मफुल ऑब्जेक्ट विल अटैक यू ऑन योर नी, यू विल ऑटोमेटिकली विड्रॉ योर लेग, दिस इज कॉल्ड नी जर्क, ठीक है। तो विड्रॉ योर बॉडी, विड्रॉ योर लेग, ऑटोमेटिकली विड्रॉ योर लेग, इनवॉलंटरली यू विल विड्रॉ योर लेग, सो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग क्या है, ये मतलब पूरा एक स्किल वर्क है। बॉक्सिंग अगर कोई बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहा है तो दिस इज स्किल, राइट, ये सीखा जाता है ना। तो ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, बॉक्सिंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, याद रहे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। कफिंग, कफिंग ऑटोमेटिकली होती है। कफिंग ऐसा तो नहीं जब आपको कफिंग आ रहा है यू नीड टू थिंक बिफोर कफिंग, नो, यू विल डायरेक्टली कफ, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी एंड सडन एक्शन, तो कफिंग इज रिफ्लेक्स एक्शन। आईलिड क्लोजिंग, यू नो, शार्प लाइट, एकदम से लाइट, यू नो, काफी शार्प लाइट आपकी आंखों के सामने आती है, जस्ट यू नो विदाउट नोइंग, विदाउट थिंकिंग, यू नो, यू जस्ट क्लोज योर आईज, है ना। आईलिड क्लोजिंग भी एक रिफ्लेक्स एक्शन। तो बॉक्सिंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। इसने बोला कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, इसने बोला वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग is not reflex action, is not reflex action। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द रिफ्लेक्स एक्शन। बाकी नीज और कफिंग, आईलिड क्लोजिंग, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and these informations are very important, and such questions can frame as question in your exam, right? Is that clear to all of you? So this is all about these questions, this is all about this chapter, control and coordination। तो ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने आपको समझा दिया है, एंड जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, दीज इन्फॉर्मेशन आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको एवरी डे एवरी लेक्चर पे होमवर्क करना है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसके आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स, बायो में नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इफ़ यू आर लर्निंग दी बायो एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दी नोट्स, इट विल नॉट रिटेन इन योर माइंड थ्रू आउट, ठीक है। तो लंबे टाइम तक ये चीज़ें माइंड में नहीं रहती हैं, तो यहाँ पे नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, राइट। whenever I'm teaching these points, when I'm writing down all these points, you have to write it down in your notebook also, right? Because when you will read all these points,
and if you will read thoroughly from any kind of subjective book from anywhere else, and that will be not in point, right? That will be not in points, and that will be given in paragraphs. So when you read the paragraphs, that will retain in your mind very less. But when you read the points, when you note down the all points, when you will prepare the notes, and when you will read all these points, right, or these notes, right, so it will retain in your mind, for a long, right? Even certain things will be remain in your mind. It will, your mind will capture these things and will retain in your mind, throughout life even. So not preparation is must for लर्निंग दी बायोलॉजी. बायोलॉजी को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिपरेशन ऑफ नोट्स. इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इट, इफ यू डिड नॉट प्रिपेयर स्टिल, then you have to prepare all these notes, all these points. So you must have a book, you must have a notebook to prepare all these points, to note it down all these points, right? That will be very helpful to you for your preparation, for your exam preparation, right? And for retaining these essential point which can frame as questions in your exam, right? And this is very important, right? Whatever I have told you, right? I have told you this is very important points. ठीक है? So ये सब important points मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पढ़ना है. इस लेक्चर में क्लियर कर दिया. ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से कीजिएगा. इसके बाद अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.